Okay, so in today's class, we'll be going to discuss basically डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि कल के क्लास तक हम लोगों ने बहुत सारे टाइप्स ऑफ द रिएक्शन पढ़ लिए थे। हम लोगों ने बेसिकली दो टाइप्स मेनली पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन और दूसरा टाइप जो था दैट वाज बेसिकली डिकम्पोजिशन। ठीक, तो दो टाइप्स के रिएक्शंस तो हमने पढ़ लिए थे कल वाली क्लास में। सो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। एंड बाय द एंड ऑफ यस्टरडेज लेक्चर मैंने आपको सिखाया था रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट रिएक्टिविटीज हैं और किस एलिमेंट की क्या रिएक्टिविटी है वो भी मैं बता चुका था। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन which is known as, okay, 1 minute, which is known as displacement reaction. Okay, so displacement reaction, now this is going to be a very important reaction. इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसी रिएक्शन है, सबसे पहले याद रखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। A displacement reaction is the one, a displacement reaction, आप भी डेफिनेशन लिखो, is the one wherein the atom or set of atoms is displaced by another atom in a molecule, और यू कैन से इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, और ए रिएक्शन in which one atom or group of atoms is displaced by other। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस किया जाता है, जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि देखो, मान लो आपके पास रिएक्टेंट है यहाँ पे ए बी, दिस इज द रिएक्टेंट ए बी, इट्स अ मॉलिक्यूल ए बी, और आपने इसके साथ डाल दिया फॉर एग्जांपल सी प्लस, आपने किया सी, तो उसके बाद ये रिएक्शन हो गई। और रिएक्शन में हुआ क्या, ए के साथ सी आ गया, और प्लस बी निकला बाहर, है ना। तो मतलब अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखोगे, इसमें क्या हुआ, जो बी एलिमेंट है, बी जो है वो सी एटम ने उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो बी इन दिस रिएक्शन was displaced by C, यानी बी एटम को इस रिएक्शन में क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया। और डिस्प्लेस किसने किया, सी वाले एटम ने डिस्प्लेस कर दिया, है ना। मतलब जो आपके पास इस मॉलिक्यूल में बी था, बी की जगह पर अब सी आ गया, बी को सी ने रिप्लेस कर दिया, बी की जगह अब सी आ गया। सो यहाँ पे हुई ना रिप्लेसमेंट, एक तरह का एक रिप्लेसमेंट हुआ। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम को डिस्प्लेस किया जाता है, जिसमें एक एटम की जगह कोई और एटम आ जाता है, ठीक, या ग्रुप ऑफ एटम्स की जगह कोई और एटम्स आ जाते हैं। वी कॉल सच टाइप ऑफ रिएक्शन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मैं जैसे समझाता हूं, फॉर एग्जांपल लेट मी से, मेरे पास है HCl सपोज, अब इसके साथ आपने डाल दिया जिंक Zn, तो HCl इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने डाल दिया जिंक, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन हो जाती है इट बिकम्स ZnCl2 और हाइड्रोजन बाहर आ जाता है। तो जरा देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, जिंक ने सीधा जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, जिंक ने हाइड्रोजन की जगह खा ली, है ना।
देखो क्लोरीन, अभी हाइड्रोजन किसके साथ था, क्लोरीन था, अब देखो बेचारा हाइड्रोजन अलग निकल गया, तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह पर जाकर उसकी जगह को खा लिया, उसकी जगह को हत्या लिया, है ना। तो हम कहेंगे एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एटम को दूसरे एटम के जरिए रिप्लेस करवा दिया जाता है, एक एटम दूसरे एटम को जाके रिप्लेस करता है, इस रिएक्शन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये पहली वाली एग्जांपल है, चलो दूसरी वाली एग्जांपल देख लो। अगर आपके पास है NaBr, वी कॉल दिस एज सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, है ना, और इसके साथ हमने डाल दिया फॉर एग्जांपल Cl2, तो जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है NaCl और Br2 बाहर। तो देखो जरा क्या हुआ इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में ब्रोमीन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, यानी क्लोरीन जाके सीधा ब्रोमीन की जगह खा गया, क्लोरीन जाके सीधा ब्रोमीन को हटा दिया, क्लोरीन ने ब्रोमीन को हटाकर उसकी जगह ले ली। सो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह को ले लेता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इट्स कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। चलो एक और रिएक्शन बताता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ZnSO4 है, और मान के चलो आपने यहाँ से सोडियम डाल दिया Na, या मान के चलो आपने मैग्नीशियम डाल दिया, ऐसे कर सकते हैं मैग्नीशियम Mg। अब जब आपने ये डाल दिया तो क्या होगा, मैग्नीशियम जाके जिंक की जगह ले लेगा, इट विल बिकम MgSO4 और जिंक बाहर। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, मैग्नीशियम जाके जिंक की जगह खा गया, जहां पे जिंक था उस जिंक को वहां से निकाल के उसकी जगह पर बैठ गया, है ना। तो जब एक एटम या एक एलिमेंट दूसरे एटम को रिप्लेस करने लगता है, दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, वी कॉल दैट एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अपने पास ऐसे रिएक्शन है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इसको बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट, इसकी जगह पर फॉर एग्जांपल कॉपर है यहाँ पे, तो कॉपर सिल्वर की जगह खा लेगा, इट विल बिकम CuNO3 और प्लस Ag, है ना, कॉपर नाइट्रेट इसको बोलेंगे, कॉपर नाइट्रेट इसको बोलेंगे, और साथ में रहेगा यहाँ पे सिल्वर, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, क्या सोचो जरा, यहाँ पे कॉपर ने सिल्वर की जगह को खा लिया, कॉपर सिल्वर की जगह पर आ गया, जहां पे कॉपर था ना वो वहां से उठ के चला गया और उसने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया फाइनल कंपाउंड में, है ना। तो हम इस तरह की रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा नहीं होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अंधाधुन हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जाके रिप्लेस कर देता है सीधा ही, नहीं, बल्कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा उसके भी कुछ रूल्स हैं। रूल्स याद रखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, उसका रूल एक है जो आप याद रखोगे, इस तरह से याद रखना हमेशा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces displaces the lower reactive element, the lower reactive element, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना वो लोअर रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, मतलब जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है वो जाकर उसको डिस्प्लेस करता है जिसकी रिएक्टिविटी कम है, ये सिंपल में याद रखो। और हम ऐसे कह सकते हैं द एलिमेंट, द एलिमेंट which lies which lies up in reactivity series, एक ऐसा एलिमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, displaces the element, displaces the element lying below it, lying below it, ये रूल याद रखो, lying below it मतलब जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। मतलब अगर कोई एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, उस लिस्ट में ऊपर है, वो उस एलिमेंट को रिप्लेस करेगा जो इस उस रिएक्टिविटी सीरीज वाले लिस्ट में उससे नीचे है। तो ये याद रखोगे, यही है रूल ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
दिस इज कॉल्ड एज रूल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं रूल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सोचने वाली बात है यार, कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करेगा? जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो रिप्लेस करेगा उस एलिमेंट को, वो डिस्प्लेस करेगा उस एलिमेंट को जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है ना। अगर दो आदमियों के बीच में लड़ाई हो जाए तो कॉमन सेंस है, जीतता कौन है? जीतेगा वही ना जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जिसके पास ताकत ज्यादा है, जीतेगा वही, है ना। जैसे कि मैं बता दूं, कल हमने रिएक्टिविटी सीरीज याद की थी। अगर आपको याद होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज, मैं एक बार इसे आपको दिखा देता हूँ। देखो रिएक्टिविटी सीरीज हमने कैसे याद की थी, फिर मैं बस दिस वाज द ट्रिक, है ना, जो हमने याद की थी रिएक्टिविटी सीरीज, लास्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो ट्रिक में क्या है, मैंने कहा था इसको याद रखो, प्लीज सेंड दिस कैट्स, monkeys एंड केयरलेस zebras in their lovely happy cages made of silver and gold, है ना। देखो पोटेशियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो अगर किसी जगह पे रिएक्शन हो जाती है, कैल्शियम सीधा जाके मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है। सिमिलरली मैग्नीशियम किसको रिप्लेस कर सकता है? एल्युमिनियम को रिप्लेस कर सकता है। एल्युमिनियम किसको रिप्लेस कर सकता है? कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। अब जरा मैं पूछूं, मुझे बताओ क्या जिंक कैल्शियम को रिप्लेस कर पाएगा? आंसर होगा सर जिंक कैल्शियम के नीचे है, तो जिंक कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। जो ऊपर है ना एलिमेंट, वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बस इतना ही होगा। नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब ना आप अपने पास अपने सामने रिएक्टिविटी सीरीज रखो, वैसे तो याद होनी चाहिए बट अभी अपने पास रखो और मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अपने सामने टेबल को रखो और मुझे बताओ। जैसे कि आपके पास ऐसे Cu प्लस ZnCl2, मुझे बोलो कॉपर चाहता है कि वो जिंक को रिप्लेस करे, कॉपर बेचारा चाहता है कि वो किसको रिप्लेस करे? कॉपर चाहता है वो जिंक को रिप्लेस करे। तो आप मुझे आंसर दो, क्या ये ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? शाबाश, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की या जिंक की? देखो सीरीज में रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर किसकी ज्यादा है भाई, बताओ। सोहरा बताओ बेटा, किसकी ज्यादा है? हाँ शाबाश, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। गुड, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो आराम से जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कॉपर जिंक को रिप्लेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर चाहता तो है वो जिंक को रिप्लेस करे, लेकिन क्या करेगा बेचारा, कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है ये रिएक्शन। इस तरह से मैं बोलूं, मेरे पास है सोडियम, एक मिनट, मेरे पास है सोडियम, सपोज आई हैव सोडियम और यहाँ पे ZnCl2 है। अब सोडियम चाहता है कि वो जिंक को जाके रिप्लेस कर दे, सोडियम चाहता है कि वो जिंक को रिप्लेस कर दे। हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता है, सोचने वाली बात है। सर रिएक्टिविटी की केस में अगर देखा जाए, रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है जिंक से, कॉमन सेंस है। सोडियम तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है पोटेशियम के बाद, तो सोडियम आराम से जिंक को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे बनेगा NaCl और बनेगा साथ में जिंक, है ना, ये कॉमन सेंस है। जैसे मुझे इसमें बताओ, जिंक प्लस AgNO3, अब इसमें क्या चल रहा है? जिंक चाहता है कि वो सिल्वर को रिप्लेस करे, यानी Ag को रिप्लेस करे। तो क्वेश्चन है क्या वो ऐसा कर पाएगा? क्या जिंक सिल्वर को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? शाबाश, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है देखना पड़ेगा भाई। रिएक्टिविटी ऑफ जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा है सिल्वर से। क्यों? क्योंकि यार जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है, सिल्वर तो सबसे नीचे है ना। तो देयरफॉर आराम से जाकर इसको रिप्लेस करेगा, Zn ये बनेगा NO3 प्लस बन जाएगा Ag, है ना। ठीक सिंपल है। जैसे मैं बता दूं H2SO4, साथ में आपने डाला जिंक,
तो अब जिंक ने क्या सोचा कि यार, जिंक ने सोचा मैं जाकर ना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ। जिंक ने सोचा मैं जाकर हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ। तो क्या ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा? आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी जो है जिंक की, दैट इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से ज्यादा है, तो सीधा जाकर रिप्लेस करेगा, इट विल बिकम ZnSO4 और हाइड्रोजन बाहर, है ना। तो शॉर्टकट में मसला इतना है कि कौन किसको रिप्लेस करता है। वो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है रिप्लेस करता है उसको जिसकी रिएक्टिविटी कम है। इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लोअर रिएक्टिव एलिमेंट, बस इतना ही याद रखना है। जैसे मैं यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखूं एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल लेट मी से H2, ऐसे HNO3, लेट मी राइट HNO3, HNO3, HNO3 को बेटा बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, बड़ा ही खास होता है नाइट्रिक एसिड, इट्स कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। यहां से आपने डाल दिया गोल्ड, गोल्ड AU। तो गोल्ड किसको डिस्प्लेस करना चाहता है? गोल्ड जाके डिस्प्लेस करना चाहता है हाइड्रोजन को। तो क्वेश्चन है क्या गोल्ड हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा? और इस चीज का बड़ा सिंपल आंसर है कि सर गोल्ड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से कम है। गोल्ड की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से कम है, तो गोल्ड चाहकर भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं, है ना। ठीक, तो इस तरह से आप पता कर सकते हो ना कौन किसको डिस्प्लेस करना चाहता है। मैं आपको शॉर्टकट में कोई भी रिएक्शन दे दूंगा और आपसे पूछूंगा बताओ क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, आप देखोगे कि कौन किसको रिप्लेस करना चाहता है और फिर पता कर सकते हैं कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि AgNO3 प्लस है अपने पास गोल्ड। तो क्या चल रहा है, सोचने वाली बात है। सर चल कुछ नहीं रहा, गोल्ड चाहता है कि वो रिप्लेस करे सिल्वर को। तो क्या कर सकता है? आंसर है हाँ, क्यों नहीं कर सकता यार, इसके पास पूरा हक है। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत? सही बोल रहा हूँ या गलत? कर सकता है इसको रिप्लेस। शाबाश, गोल्ड सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? हाँ शाबाश, सिल्वर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो गोल्ड सिल्वर को रिप्लेस कर ही नहीं सकता, है ना। शाबाश, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड, नहीं कर सकता है, गुड, शाबाश, है ना। यू हैव टू थिंक, इस तरह से सोचो ना यार। आपके पास है फॉर एग्जांपल ZnCl2 और यहाँ से फॉर एग्जांपल है Mg। क्या रिप्लेस करेगा? मैग्नीशियम जिंक को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं? आंसर है मैग्नीशियम जिंक को आराम से रिप्लेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है ना। तो हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन जिंक। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा है, सो मैग्नीशियम जाके जिंक को रिप्लेस करेगा, MgCl2 प्लस में Zn, जिंक। सिंपल, सीधी सी तो बात है। जरा मुझे बताओ, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, इनमें से किन रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड? जरा बताओ इनमें से किस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगा? ठीक है, किस वाली रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगा? लेट मी राइट द फर्स्ट रिएक्शन। ऐसे आपके पास है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास है AgBr2 प्लस है मेरे पास, या ऐसे करेंगे सपोज, लेट मी से ऐसे HBr प्लस Ag, निकलेगा या नहीं? सोच के बताओ आराम से, मैं लिख रहा हूं तब तक आप क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास है फॉर एग्जांपल H2SO4 प्लस मेरे पास है कैल्शियम। ठीक, इस तरह से मेरे पास है C, एक सेकंड, मेरे पास है तीसरी वाली रिएक्शन C। मेरे पास है फॉर एग्जांपल HNO3 इज नाइट्रिक एसिड और यहाँ से जिंक है। इसी तरह से मेरे पास सपोज आई हैव HF हाइड्रोजन फ्लोराइड और साथ में यहाँ से है से फॉर एग्जांपल Bl और B, यू कैन से आई हैव सोडियम Na।
तो क्या होगा, रिप्लेस होगा या नहीं, ठीक है। सोचने वाली बात है इसमें। पहली वाली रिएक्शन देखो, सिल्वर चाहता है सीधा जाकर हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है या नहीं। दूसरे में कैल्शियम चाहता है वो हाइड्रोजन को निकाल सकता है या नहीं, सोचो। जिंक चाहता है हाइड्रोजन को बाहर निकाले, सोडियम चाहता है हाइड्रोजन को बाहर निकाले। हाइड्रोजन गैस तभी बन सकता है जब ये इनको बाहर निकालेंगे, ठीक है। जब सिल्वर यहां से निकालेगा ना हाइड्रोजन को बाहर, तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो क्या सिल्वर हाइड्रोजन को निकाल सकता है? ना, नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि भाई साहब, सिल्वर की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम है। रिएक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज लेस देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वही रिप्लेस कर सकता है जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, और जिस किसी की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है वो इसे रिप्लेस कर भी नहीं सकता। कर सकता तो बाद की बात है, करने के ख्वाब भी नहीं देख सकता, है ना। सिमिलरली मुझे बताओ, कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि कैल्शियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। तो ये बनेगा CaSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। सो यहां से पता चलेगा कि रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर की ज्यादा, कैल्शियम की ज्यादा है देन हाइड्रोजन। आई होप यू आर गेटिंग। सिमिलरली ये दो रिएक्शंस, इन दो रिएक्शंस में भी देख सकते हो कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसकी जगह ले सकता है, ठीक है। ऐसा आप याद रखोगे, ठीक है। जो हायर है, हायर, वो लोअर वाले को रिप्लेस करेगा, ठीक। तो बेटा एक चीज यहां से कंक्लूजन निकला कि आप कभी भी नेवर एंड नेवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर सकते इफ यू डोंट नो द रिएक्टिविटी सीरीज। सो सबसे पहला सजेशन मेरा यही रहेगा, जस्ट गो थ्रू द रिएक्टिविटी सीरीज एंड ट्राई टू रिमेंबर मैक्सिमम सारी चीजों को याद करने की कोशिश करो, तब जाकर आपको ये रिएक्शन आएगी। अदरवाइज ये नामुमकिन है, ये रिएक्शन आपको नहीं आने वाली है, ठीक, अगर आप याद नहीं करोगे रिएक्टिविटी सीरीज को। Now, moving to our next type, which is our fifth type of reaction, and we call this reaction as double displacement reaction. Double displacement reaction. जैसे कि as the name suggests, double displacement. डबल डिस्प्लेसमेंट से सीधा पता चलता है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसे याद रखो, आप पहले डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद पढ़ते हैं इस रिएक्शन को। आप लिख सकते हो ऐसे, डबल डिस्प्लेसमेंट reactions occur when a part of two ionic compounds are exchanged and make two new compounds. तो क्या होता है कि इसमें हम ऐसे कह सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होती है, टू टाइम्स जिनमें डिस्प्लेसमेंट होती है। ओके, लेट अस विजुअलाइज इट, डायग्राम में देखते हैं इसको थोड़ा सा ना, तब जाकर क्लियर आएगा। जैसे ये एक कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है आपके पास, दिस इज एन एलिमेंट, और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये वाला एलिमेंट, है ना। ऐसे करके मान लो दिस इज बी एंड दिस वन इज आई गेस लाइक दिस वे ए, है ना। और मान के चलो यहाँ पे एक और कंपाउंड है विच इज सी, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स, ओके, सी एंड देन दिस वन एस डी, सी एंड डी, दिस इज अ कंपाउंड। तो हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी और दूसरा कंपाउंड है सी डी हमारे पास, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थ्रू द डायग्राम, फिर उसके बाद हम आएंगे इसके रिएक्शंस पे। लेट मी ट्राई, ठीक है। सो दीज आर द कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब देख लो, है ना। तो जब ये रिएक्ट करते हैं आपस में, चलो इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, तो जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, होगा ये कि ये जो बी है ना, बी,
बी जाकर सी की जगह ले लेगा और सी ना वापस आके बी की जगह ले लेगा, है ना। यानी बी सी की जगह ले लेगा और सी जो है वो वापस बी की जगह ले लेगा। जैसे कि ये है, मान लो ये दिस इज ए, बताते हैं यार, सी किसकी जगह ले रहा है, सी बी की जगह ले रहा है, तो सी आके सीधा बी की जगह पे बैठ जाएगा। क्या आ गया, सी। और साथ में क्या होगा, साथ में होगा ये कि जो बी है, बी बी जाकर किसकी जगह ले लेगा, बी जाकर सी की जगह ले लेगा और डी अपनी जगह पे ऐसे ऐसे करके, है ना। आई होप अब तो ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, है ना। ये बी है। तो क्या हुआ, हुआ ये कि बी ने सी ने जाके बी को रिप्लेस कर दिया, है ना, रिप्लेस कर दिया। और बी बैठा नहीं, बी सी ने बी को रिप्लेस किया, बी ने बदले में वापस उसको भी रिप्लेस कर दिया। तो दो बार तो डिस्प्लेसमेंट हुई ना, मतलब सी गया बी की जगह, बी गया सी की जगह, इन्होंने आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ना अपने पास ए बी, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो सी डी होता है ना, ये भी एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक। और ये ए सी जो होता है ना, ये एक नया आयनिक कंपाउंड बन जाता है, आयनिक कंपाउंड। और बी डी जो है ये एक नया आयनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। एक रिएक्शन देखते हैं, उससे समझ आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे क्रिस्टल क्लियर समझ आएगा। जैसे कि मेरे पास है NaCl प्लस मेरे पास है KBr। NaCl को बोला जाता है सोडियम, Na हो गया ना सोडियम, Cl हो गया क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। K इज कॉल्ड एज पोटेशियम और Br को बोलेंगे ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड। अब जब ये रिएक्शन होती है ना, तो क्या होता है इस रिएक्शन में, पोटेशियम जाके सीधा सोडियम की जगह ले लेता है और सोडियम भी उल्टा पोटेशियम की जगह पे आ जाता है ना। तो जैसे पोटेशियम आ गया सोडियम की जगह पे तो बन गया KCl, और सोडियम वापस आ गया पोटेशियम की जगह पे तो बन गया NaBr। तो अब इसको कहेंगे हम पोटेशियम क्लोराइड और इसको हम कहेंगे सोडियम ब्रोमाइड। तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक कंपाउंड जाके दूसरे को, एक एक एलिमेंट जाके दूसरे को डिस्प्लेस करता है और दूसरा एलिमेंट आके वापस उसको डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक है। तो यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्यारा सा कॉन्सेप्ट, ठीक। इसमें एक चीज याद रखना, सच रिएक्शंस सच रिएक्शंस ऑलवेज ऑकर इन एक्वस मीडियम्स। ऐसी रिएक्शंस एक्वस मीडियम्स में हुआ करती हैं, पानी के अंदर ये रिएक्शन ज्यादा होती हैं, एक्वस मीडियम्स, ठीक है। दे टुक प्लेस दे टुक प्लेस दे टुक प्लेस एज पर द डिस्प्लेसमेंट रूल। इसमें भी आपको डिस्प्लेसमेंट रूल ही लगाना है। डिस्प्लेसमेंट रूल बताया था मैंने, है ना, जिस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है वो उस वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करने जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम है। हायर रिएक्टिविटी का जो एलिमेंट है वो लोअर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। बस इतना याद रखो, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो उसको रिप्लेस करने जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम है। पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा इसलिए सोडियम को रिप्लेस कर रहा है, सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा इसलिए पोटेशियम को, है ना। जैसे पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा इसने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, तो सोडियम ने बदले में आके इसको वापस डिस्प्लेस कर दिया, बस इतनी सी बात है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है इन रिएक्शंस में, कि ये रिएक्शंस भी डिस्प्लेसमेंट रूल के अकॉर्डिंग ही होती हैं। मतलब इनमें भी ऐसा ही होता है कि एक हायर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है, बस और कुछ खास नहीं होता इनमें, ठीक है। ये चीज तो वैसे आम सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ही तभी जब एक हायर रिएक्टिविटी का एलिमेंट लोअर रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को रिप्लेस करना चाहता है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी, जैसे मैं बता दूं। अच्छा चलो ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, विल सी अनदर एग्जांपल इसकी, फिर जाकर चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके ठीक है ठीक है।
विल सी डबल डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई विल डिस्कस दिस वन, AgNO3, दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं। ओके, ये वाली रिएक्शन है AgNO3। AgNO3 सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट, साथ में इसके डाला हमने NaCl। दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में हमने रिएक्शन करवा दी, सोडियम क्लोराइड। तो बताओ जरा कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, सोचने वाली बात यहाँ पे क्या है कि सोडियम जाकर सीधा डिस्प्लेस करना चाहेगा सिल्वर को, और क्या वो ऐसा कर पाएगा? फॉर श्योर वो ऐसा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम NaNO3। सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली और सिल्वर आकर इसकी जगह ले लेगा AgCl। तो दिस विल बिकम सोडियम यानी NaNO3 का मतलब है नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और यहां से बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। क्लोराइड, क्लोराइड स्पेलिंग देख लेना। तीसरी रिएक्शन, चलो मान लो मेरे पास ऐसे है NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस मेरे पास है CaSO4, CaSO4। तो क्या होगी ये रिएक्शन या नहीं? ठीक है, देखो सोडियम जाकर सीधा डिस्प्लेस करेगा कैल्शियम को, कर सकता है? हाँ ऑब्वियसली कर सकता है यार, और क्या करेगा? तो ये बनेगा तो कैल्शियम वापस में तो सोडियम को रिप्लेस करेगा ना, तो इट विल बिकम CaCl2 एंड देन Na2SO4। ओके, तो ये NaCl जो है ना, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। नाम भी मैं साथ साथ ही कर रहा हूं तो ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए। एंड दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। देन यहाँ पे बनेगा कैल्शियम के 1 मिनट, यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम, सॉरी इट विल बिकम कैल्शियम क्लोराइड, sorry for the interruption, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है ना, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। सिमिलरली वी मे हैव अदर एग्जांपल्स आल्सो, यही नहीं है, बहुत सारी एग्जांपल्स और भी हैं। लेट मी से फोर्थ एग्जांपल, चलो कुछ एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे कि H2SO4 है मेरे पास, फोर्थ एग्जांपल H2SO4, देन लिथियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड है ये, इट्स कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है लिथियम हाइड्रोक्साइड, H हो गया हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लिथियम जाकर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो इट विल बिकम Li2SO4, लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, ये बनेगा लिथियम सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन आके इसकी जगह आ जाएगा, तो इट विल बिकम H2O, H2O इज वाटर, है ना। तो शॉर्टकट में याद यही रखना है। ठीक, इस तरह से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स वी कैन कोट। चलो फिफ्थ वाली एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको करोगे HCl प्लस NaOH, ये आप आराम से करना, मुझे इसका प्रोडक्ट बता देना क्या आएगा। सिक्स्थ, लेट मी से PbNO3 होल 2 लेड नाइट्रेट, प्लस इसके साथ में डाल दिया NaCl, कुछ नहीं होगा, NaCl Na जाके लेड को रिप्लेस करेगा, इट विल बिकम Na, चलो मैं ही लिख लेता हूँ NO3 प्लस, और लेड आके इसको रिप्लेस करेगा, इट विल बिकम PbCl2 बस, है ना। सिमिलरली देयर आर अदर एग्जांपल्स, यू कैन जस्ट राइट देम डाउन, उसके बाद देखो कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, उसको अच्छे से लिख लो। तो यहां तक ना हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके रिवाइज कर लिया। ठीक, हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, डबल डिस्प्लेसमेंट देखा, हमने जो है डिकम्पोजिशन देखा, हमने कॉम्बिनेशन देखा, देन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी देख लिया। अब हम रिएक्शन का एक और टाइप पढ़ने वाले हैं, and this one is going to be really important concept. Basically this is called as oxidation, oxidation and reduction.
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये थोड़ा याद रख लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इससे पहले कि मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन स्टार्ट करूं, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक बेसिक सी चीज है, बेसिक्स है उसका, पहले वो समझ लो। ये बेसिक्स समझ गए तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का टॉपिक बाएं हाथ का खेल है। आराम से थोड़ा बेसिक को समझो एंड देन विल मूव टू व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। सबसे पहली चीज देखो बेटा, दुनिया में दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं दुनिया में। एक होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, याद रखो, सच एलिमेंट्स which always tries to lose electrons, lose or donate electrons। ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात करते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात करते हैं। मतलब इनको कोई शौक नहीं है कि कोई इनको इलेक्ट्रॉन दे और ये इलेक्ट्रॉन को जमा करे अपने पास रखे। ये बड़े दिल वाले लोग हैं, ये चाहते हैं कि जो भी आए उसको इलेक्ट्रॉन दे दे। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले एलिमेंट्स होते हैं, मतलब वो एलिमेंट्स जो दूसरों को अपने इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं। मतलब जब भी इन्हें मौका मिलता है ना, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, लॉस कर देते हैं, कहते हैं कि लो भाई आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन, छोड़ो। जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम ये जो है ना, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कोशिश करता है, Na पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सिमिलरली मैग्नीशियम, ये भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और ये तो दो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2IC। तो ये सारे एलिमेंट्स, बेसिकली ऑल मेटल्स, जितने भी हमारे पास मेटल्स है ना, जो भी मेटल्स आपने आज तक सुने हैं, आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सारे के सारे मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ठीक। मतलब वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन देने की ताक में रहते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि काश मौका मिल जाए, इलेक्ट्रॉन दे दे, किसी को दे दे, चिपका दे अपने इलेक्ट्रॉन किसी को, है ना। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बड़े खतरनाक एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये हमेशा कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। सच एलिमेंट्स which always try to gain electrons, which always try to gain electrons। वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं, बड़े लालची होते हैं ये लोग, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की कोशिश करते हैं। जहां कहीं मौका दिखा नहीं और इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकल गए, भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरों से बोलते रहते हैं कि भैया दे दो इलेक्ट्रॉन, कोई देगा नहीं तो छीन लेते हैं उससे इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आता है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। इसी तरह से सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, डैश डैश। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है। फ्लोरीन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता ना, देखो ये कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की कितनी भूख होती है, भूख होती है। अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देता ना तो ये छीन लेता है। जिस एलिमेंट के पास फ्लोरीन गया, जिस एलिमेंट के नजदीक फ्लोरीन गया, समझ लो उस बेचारे का इलेक्ट्रॉन गया। अगर ये फ्लोरीन कभी सोडियम के पास आ गया, नजदीक, सोडियम के नजदीक आ गया, तो भाई ये छोड़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेके रहता है। ये बहुत खतरनाक बंदा है, ठीक है। इसके पास बहुत पावर होती है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन को छीनता है। दैट इज वाई मैं कहता हूं कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ठीक। तो याद रखना कि हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स हैं, हमारे पास नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स हैं अपने पास, जो भी नॉन मेटल्स हैं, सारे के सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सारे के सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं। सो मुझे लगता है अब आप समझ गए इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ठीक। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट ऑक्सीडेशन एंड
रिडक्शन। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कोशिश करते हैं, डोनेट करने की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। देखो बेटा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेके। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो पहले देखते हैं कि हमारे बाप दादा, हमारे जो ये पुराने लोग थे, पुराने साइंटिस्ट जो थे, क्या कहते थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। क्लासिकल कॉन्सेप्ट, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहा जाता था? इसमें कहा जाता था ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कहते थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कहते थे भाई जिसने भी ऑक्सीजन गेन किया, जिसको ऑक्सीजन ऐड हुआ, उसको कहते थे आपकी ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और जिसका भी हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसको भी कहते थे आपका ऑक्सीडेशन हुआ है। मतलब ऑक्सीडेशन का दो मतलब माना जाता था, ऑक्सीडेशन के दो मीनिंग लिए जाते थे। कहते थे या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो उसको भी ऑक्सीडेशन ही कहेंगे, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी जगह से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन ही कहते थे, है ना। जैसे मैं बता दूं, टेंशन नहीं लेना है, बस सिंपल है। जिंक है, इसको ऐड हो गया O2 मतलब ऑक्सीजन, जैसे ही इसको ऐड हुआ ये क्या बन गया? ZnO। ठीक है, तो जैसे ही ऐड हुआ इसको जाकर मुबारकबाद देनी है, अरे जिंक साहब क्या हुआ, आपकी हो गई है ऑक्सीडेशन, मुबारक हो, आपको हुई है ऑक्सीडेशन, है ना। जिसको भी ऑक्सीजन ऐड होता था उसको कहते थे ऑक्सीडेशन हो गई है। जैसे एल्युमिनियम, इसको ऐड हुआ O2 तो कहते थे Al2O, है ना। इसको कहते थे चलो भाई अल्युमिनियम की हो गई ऑक्सीडेशन, करो ऐश, तुम्हारी तो ऑक्सीडेशन हो गई, वाह। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है Na सोडियम और O2 बन गया Na2O। अब सोडियम बेचारे को क्या हुआ? ऐड हो गया ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, तो इसको कहते थे लो भाई करो ऐश, आपको हो गई है ऑक्सीडेशन, यार आप तो अमीर हो गए, आप तो ऑक्सीजन ऐड हो गया आपको, ठीक है, आपकी हो गई है ऑक्सीडेशन। ऐसे कहते थे। जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होता था उसको ऑक्सीडेशन कहते थे। या अगर किसी से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता था, अगर किसी से हाइड्रोजन वापस निकल जाता था, बाहर निकल जाता था, मैं बताता हूँ सुनो। मान लो हमारे पास है H2S, हाइड्रोजन सल्फेट, इसने हाइड्रोजन को बाहर निकाला और साथ में सल्फर, इसको कहते थे भाई आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, आपसे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, आपसे हाइड्रोजन जुदा हो गया, अलग हो गया, तो मुबारक हो, आपको ऑक्सीडेशन हो गई है, बहुत बहुत बधाई, आपको ऑक्सीडेशन हो गई है। क्यों? क्योंकि आपसे हाइड्रोजन निकल गया, आपने हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। जिससे भी हाइड्रोजन रिमूव होता था उसको कहते थे आपको हो गई है ऑक्सीडेशन, उस एलिमेंट को हुई है ऑक्सीडेशन, उस कंपाउंड को हुई है ऑक्सीडेशन। जैसे मैं बता दूं HCl, ठीक है, अगर ये ऐसे बन जाता H2 + Cl2, तो हम कहते हैं HCl को कि यार आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो लो जी आपको हो गई है ऑक्सीडेशन। जब कोई कंपाउंड हाइड्रोजन को ही निकाल देता था तो हम कहते थे ऑक्सीडेशन हो गई है ना। जैसे मेरे पास है HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको बन गया H2 और NO2, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? HNO3 से ऑक्सीजन बाहर निकला, तो हम कहेंगे इसको यार हाइड्रोजन बाहर निकला, तो आपको ही है ऑक्सीडेशन। तो दो ही पॉइंट इसके लिए ऑक्सीडेशन बोला जाता था। अगर किसी ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, किसी में ऑक्सीजन ऐड हो गया ऑक्सीजन, तो हम इसको कहते थे आपको हुई है ऑक्सीडेशन। और किसी ने मान लो हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, तो उसको भी बोला जाता था ऑक्सीडेशन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को ऑक्सीडेशन के नाम से बोला जाता था। ठीक है, आई होप ये पुराना कॉन्सेप्ट जो ऑक्सीडेशन का है ये क्लियर हो गया।
तो ये हो गया क्लासिकल कॉन्सेप्ट, किस चीज का, ऑक्सीडेशन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन का ऑक्सीडेशन कॉन्सेप्ट। एक लाइन की डेफिनेशन है इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको। रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, reduction means addition of hydrogen, addition of hydrogen or removal of oxygen। जब किसी जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो हम उस टाइम पे कहते हैं कि रिडक्शन हुई है। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो जाए, अभी ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। मान लो मैं ऐसे दिखाऊं, मान लो कि यहाँ पे सल्फर है, दिस इज सल्फर, और सल्फर के साथ हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया H2S, तो ये क्या बन जाएगा, H2S, ये बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। बताया था ना इसका, इसके बारे में, ये गैस होता है, इसके बारे में बताया था, बहुत प्यारी खुशबू होती है इसकी, बहुत ही अच्छी खुशबू है ना, बढ़िया। नहीं, इसकी खुशबू कैसी होती है बताया था मैंने, बहुत अच्छी खुशबू होती है ना, रॉटन एग के जैसी, है ना। अब किसको ये खुशबू अच्छी लग सकती है, बहुत बुरी स्मेल है ये। तो क्या हुआ, यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हम कहेंगे इसको हुई है रिडक्शन। सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो विल कॉल दिस एज रिडक्शन। सिमिलरली मान लो आपके पास है जड एंड जिंक, या मैं ऐसे कहूं मेरे पास है Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन CHLORIN क्लोरीन, इसमें ऐड हो गया हाइड्रोजन, इसमें ऐड हो गया हाइड्रोजन, तो इसको कहेंगे ना HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी यहाँ पे क्लोरीन के साथ ऐड हो गया हाइड्रोजन, तो हम कहेंगे कि इसको हुई है रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, उसी को कहेंगे रिडक्शन, है ना। ठीक, या और भी कह सकते हैं हम, दूसरा एक तरीका भी तो बताया था क्या, कि अगर अगर मेरे पास है ZnO, जिंक ऑक्साइड, मान लो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, Zn+O2, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन ही चला गया, तो इसको भी कहेंगे रिडक्शन, तो विल कॉल दिस एज अ रिडक्शन, है ना। सिमिलरली मेरे पास है, मान लो इफ आई हैव, आई विल से इट लाइक दिस वे, PbO, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, और मान लो इसमें से लेड चला गया, ऑक्सीजन चला गया बाहर, तो इसको भी तो रिमूव हुआ ऑक्सीजन, सो वी विल कॉल दिस एज रिडक्शन। तो आज का लेक्चर अगर समराइज किया जाए, आज का लेक्चर अगर टोटल में एक ही पेज में लिखा जाए, वाइंड अप किया जाए, तो वाइंड अप ये बनेगा, इसका कंक्लूजन ये बनेगा इस लेक्चर का, जो आज का लेक्चर है। कंक्लूजन हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आज की क्लास का कंक्लूजन ये है, हमने दो कॉन्सेप्ट्स को आज सीखा, क्लासिकल कॉन्सेप्ट से सीखा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दो कॉन्सेप्ट से हमने सीखा। पॉइंट नंबर 1, ये टेबल आप याद रखोगे तो सारी चीजें याद रह जाएंगी। सबसे ना पहले पॉइंट नंबर 1, एडिशन ऑफ O2, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, उसको भी बोलेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, उसको भी बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाना, या हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। ठीक है, दोनों चीजों को हम कहेंगे रिडक्शन, है ना, सिंपल, यही तो हमने सीखा। एक सेकेंड, तो ये चीजें हमने यहाँ से सीखी कि ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, रिडक्शन किसको कहेंगे। ठीक है, अब सोचो, देखो नाउ इस यूनिट में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ से तो कल हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्या है कि हम लोग एक काम करते हैं, देखो
हमें अभी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है, क्योंकि अभी अभी हमने इसको स्टार्ट किया है। अभी इसमें एक और लेक्चर आराम से जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। देन इसमें एक और टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ये भी एक लेक्चर होगा। एंड देन इसमें एक लास्ट टॉपिक रहेगा विच इज कॉल्ड एज कोएरिजन एंड रेंसिडिटी। तो इस पूरे यूनिट में ना अब आपके पास ये 3 टॉपिक्स बचेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बचेगा जो कि हम कल के लेक्चर में खत्म करेंगे, देन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, and then we will have cohesion and rancidity. I guess it will take three or four lectures and we will be done. We'll be doing next chapter then, ठीक है। so इन 3 lectures को हम लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, and it will consume a lot of time. So let us see you tomorrow.